जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम वापस शुरुआत करने वाले हैं सोशल एंड कल्चर ज्योग्राफी, जो हमारी सीरीज चल रही थी। और उसमें मैंने जो सोशल कल्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी ज्योग्राफर थे उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। आप सभी को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में समझ में आ गई होंगी। और कल मैंने बिल्कुल क्लास का द एंड हुआ था, जब क्लास का लास्ट टाइम चल रहा था, उस टाइम मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था किसके बारे में, जाति के बारे में, कास्ट के बारे में। और मैंने कास्ट की आपको परिभाषा बताई थी कि कास्ट की डेफिनेशन क्या होती है। कुछ कुछ विद्वान थे, जैसे कूली था, मजूमदार था, मदान था, सर हर्बर्ट रिजले थे। इन्होंने कास्ट की डेफिनेशन दी थी कुछ, और उनके बारे में भी मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं भाषा के बारे में। किसके बारे में? भाषा के बारे में। भाषा की परिभाषाएं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ किसके बारे में, भाषा के बारे में, कि भाषा क्या होती है। देखो, भाषा की जो पहली डेफिनेशन है वो हम क्लॉक मोदे के बारे में पढ़ते हैं। क्लॉक मोदे ने भाषा की डेफिनेशन क्या दी थी? ठीक है, देखो, क्लॉक मोदे ने भाषा की डेफिनेशन दी थी कि भाषा बातचीत बातचीत की संगठित पद्धति है। संगठित का मतलब होता है जुड़ी हुई पद्धति है। जो भाषा है ना, वो बातचीत करने की ही एक संगठित पद्धति है, जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे से संचार करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। उसके बाद स्टूटेवेंट मोदे थे। एक कौन थे? स्टूटेवेंट मोदे। इन्होंने भी भाषा की परिभाषा दी थी, इन्होंने भी भाषा को डिफाइन किया था। भाषा बोली जाने वाली या लिखित प्रतीकों की एक प्रणाली है, जिसके द्वारा किसी सामाजिक समूह के सदस्य परस्पर संपर्क और अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। भाषा बोली जाने वाली या लिखित प्रतीकों की एक प्रणाली है, जिसके द्वारा किसी सामाजिक समूह के सदस्य परस्पर संपर्क और अंतःक्रिया करते हैं। ये स्टूटेवेंट मोदे द्वारा भाषा की परिभाषा दी गई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं हुसैन मोदे के अनुसार कि हुसैन मोदे ने भाषा की क्या डेफिनेशन दी थी। तो हुसैन मोदे ने भाषा की डेफिनेशन दी थी कि भाषा परंपरागत ढंग से बोली जाने वाली अथवा लिखी जाने वाली प्रतीकों का एक प्रणाली है। हुसैन मोदे ने बताया था कि जो भाषा है ना, वो परंपरागत तरीके से, परंपरागत ढंग से बोली जाने वाली या लिखी जाने वाली प्रतीकों की एक प्रणाली है, जिसके द्वारा मनुष्य सामाजिक समूह के एक सदस्य के रूप में अपनी संस्कृति में भाग लेता है और संपर्क करता है। ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य सामाजिक समूह के एक सदस्य के रूप में अपनी संस्कृति में भाग लेता है और संपर्क करता है। अब हम कुछ सामाजिक भूगोलवेता हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से हैं सामाजिक भूगोलवेता, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझाने की, बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैरिसन मोदे के बारे में। दूसरा है डेरियल फोर्ड। तीसरा है ग्रिफिथ टेलर। चौथा है प्रोपोटॉटसन। पाँचवा है किर्क मोदे। छठा है डेरियल फोर्ड। सातवां है ग्रिफिथ। आठवां है कॉल मैनहिम। आठवां है मोरिम गिन्सबर्ग। 10वां है जॉनसन। 11वां है रेडक्लिफ ब्राउन। 12वां है टॉलकॉट पार्सन्स। 13वां है एस नेडल। 14वां है मेकाइबर एवं पीच। 15वां है गिलिन। और 16वां है पेयर चाइल्ड। ठीक है, ये कुछ क्या है, सामाजिक भूगोलवेता हैं। इसके अलावा लुंडबर्ग है, कूले हैं, वलंट है, मजूमदार एवं मदान है, रिजले है, क्लॉक है, स्टूटेवेंट है और माजिद हुसैन है। ये सारे के सारे क्या हैं, सोशल ज्योग्राफर हैं। और मैं आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ मैं, कि आजकल यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है। 2021 वाले पेपर में क्वेश्चन आया था। उन्होंने एक साइड 4 जोग्राफर के नाम लिख दिया, दूसरी साइड में उनके लिख दिया कि वो पॉलिटिकल जोग्राफर है या पॉपुलेशन जोग्राफर है, या फिर वो सोशल जोग्राफर है, या फिर वो
एग्रीकल्चर जोग्राफर है, ठीक है। तो वो हम तब ही मिलान कर पाएंगे जब हमें प्रॉपर वे में पता होगा कि वो कौन सा जोग्राफर है। सामाजिक संरचना की विशेषता, समाज की बाह्य संरचना, विशिष्ट क्रमबद्धता। समाज की जो बाह्य संरचना है वो विशिष्ट क्रमबद्धता, विशिष्ट क्रमबद्धता का मतलब होता है एक स्पेशल क्रमबद्ध, तुलनात्मक रूप से स्थिर। ये सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं। तुलनात्मक रूप से स्थिर होना, अमूर्तता होना। मूर्त और अमूर्त दो शब्द होते हैं। मूर्त का मतलब है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम उठा सकते हैं, जबकि जो समाज का रिलेशनशिप है उसमें अमूर्तता का गुण पाया जाता है, क्योंकि हम उसको ना तो देख सकते ना उठा सकते। समाज है, ठीक है, लोग हैं, इनको हम देख सकते हैं, लेकिन जो समाज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम नहीं देख सकते। खंडात्मक विभाजन है, संगठन एवं विघटन है, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं और क्षेत्रीय हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं। तो सामाजिक संरचना की विशेषताओं में समाज की बाह्य संरचना आ जाती है, विशिष्ट क्रमबद्धता आ जाती है, तुलनात्मक रूप से स्थिरता आ जाती है, अमूर्तता आ जाती है, खंडात्मक विभाजन आ जाता है, संगठन एवं विघटन आ जाता है, सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं और क्षेत्रीय आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक संरचना के तत्वों के बारे में कि एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट हैं, सामाजिक संरचना के जो तत्व हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। जैसे नियमात्मक प्रणाली है, पद व्यवस्था है, अनुशासित व्यवस्था है, अपेक्षाओं की व्यवस्था है, क्रिया व्यवस्था है। सामाजिक संरचना के तत्वों में नियमात्मक प्रणाली आ जाती है, पद व्यवस्था आ जाती है, अनुशासित व्यवस्था आ जाती है, अपेक्षाओं की व्यवस्था आ जाती है और क्रिया व्यवस्था आ जाती है। तो ये 5 फैक्टर हैं जो सारे के सारे किस में शामिल हैं, सामाजिक संरचना के तत्वों में शामिल हैं। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक प्रक्रियाओं के आवश्यक तत्व या विशेषताएं। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है। जैसे क्रमिक घटनाएं। क्रमिक घटनाओं का मतलब होता है जो लगातार घटती रहती हैं, ऑलवेज घटित होती रहती हैं। घटनाओं के मध्य संबंध, बिटवीन रिलेशनशिप ऑफ इवेंट, जो घटनाएं हैं उनके बीच में कैसा संबंध है। निरंतरता, रेगुलरिटी, सामाजिक प्रक्रिया में एक रेगुलरिटी का भी गुण होना चाहिए, बिल्कुल निरंतरता का भी गुण होना चाहिए। विशिष्ट परिणाम, एक अलग स्पेशल रिजल्ट भी निकलना चाहिए। नरजातीयता, नरजातीयता क्या होता है, नरजाति समूह समाज में जनसंख्या का एक विशिष्ट वर्ग होते हैं जिनकी संस्कृति समाज के अन्य वर्गों से भिन्न होती है। देखो ये शब्द आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नरजातीयता क्या होती है, नरजातीयता होती क्या है। नरजाति समूह समाज में जनसंख्या का एक विशिष्ट वर्ग होता है जिसकी संस्कृति समाज के अन्य वर्गों की तुलना में बिल्कुल अलग होती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि नरजातीयता क्या है। नरजाति समूह समाज में जनसंख्या का एक बहुत ही स्पेशल या विशिष्ट वर्ग होता है जिसकी संस्कृति या जिनकी संस्कृति समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनकी तुलना में बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। लोगों का वह समूह जो एक ही प्रजाति, धार्मिक भाषाई अथवा राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त होता है वह नरजाति समूह कहलाता है, ठीक है। नरजातीयता और नरजाति समूह, मैंने दो चीजें बताई हैं, ऊपर मैंने पढ़ा है नरजातीयता। नरजातीयता क्या होता है, नरजाति समूह जनसंख्या में नरजाति समूह समाज में जनसंख्या का एक विशिष्ट वर्ग होता है जिसकी संस्कृति समाज के जो अन्य वर्ग है ना, जो उनसे बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। और जो नरजाति समूह होती है, जो नरजाति समूह होता है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नरजाति क्या होता है, नरजाति जनसंख्या का एक ऐसा वर्ग होता है जिसकी भाषा, जिसकी प्रजातियाँ, जिसका धर्म, जिसका कल्चर समाज के जो जनसंख्या के जो अन्य वर्ग है ना उनसे बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। और जो नरजातीय समूह है उसके अंतर प्रजाति, धार्मिक, भाषा और राष्ट्रीय विशेषताओं के आधार पर क्या पाई जाती है, बिल्कुल समानता पाई जाती है। नरजाति समूह है वो अन्य वर्गों की तुलना में तो बिल्कुल अलग है, लेकिन नरजाति समूह में जो लोग हैं
उनकी धर्म, उनका कल्चर, उनकी प्रजाति, उनकी भाषा, उनकी राष्ट्रीय विशेषताएं, ये सब बिल्कुल समान होती हैं। प्रजातीयता मूलतः एक जैविकीय शब्द है। जो प्रजातीयता है ना, जो प्रजातीयता है वो क्या है, एक जैविकीय शब्द है जो कायिक समानताओं से संबंधित होता है। जो प्रजातीयता है वो क्या है, एक जैविकीय शब्द है जो कि कायिक समानताओं से संबंधित होता है। जैसे मंगोलाइड एक प्रजाति है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रजातीयता मूलतः एक जैविकीय शब्द है जो कायिक समानताओं से संबंधित होता है। कायिक का मतलब क्या होता है, देखो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी सॉरी मैं पढ़ा चुका हूँ। कायिक घनत्व, मैंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी में टाइप्स ऑफ घनत्व पढ़ाया था, जिसमें मैंने कायिक घनत्व पढ़ाया था, आपको पोषण घनत्व पढ़ाया था, आपको अंकगणितीय घनत्व पढ़ाया था, आपको कृषि घनत्व पढ़ाया था, ठीक है। आपको मैंने कायिक घनत्व पढ़ाया था। तो अब आपको रिपीटेशन करना है, आपको रिपीट करना है, आपको रिमेंबर करना है कि कायिक घनत्व क्या होता है, कृषि घनत्व क्या होता है, अंकगणितीय घनत्व क्या होता है, पोषण घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो प्रजातीयता मूलतः एक जैविकीय शब्द है, जीव को रिप्रेजेंट करता है जो कायिक समानताओं से संबंधित है। अब कायिक होता क्या है ये आपको याद रखना है, मैं नहीं बताने वाला इस चीज को। नरजातीय के तहत एक ही संस्कृति, भाषागत समानता, धर्म आदि सांस्कृतिक समानताएं भी शामिल की जाती हैं। जो नरजातीयता होती है ना, उसके अंतर्गत संस्कृति, भाषा, धर्म आदि सभी में समानताएं पाई जाती हैं, ठीक है। नरजाति समूह के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, सपोज दैट 50,000 की पॉपुलेशन है नरजातीय समूह में, तो जो वो 50,000 लोग हैं, उनका धर्म, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति बिल्कुल समान है। एक प्रजाति के लोग अलग अलग नरजातीय समूह से संबंधित हो सकते हैं, वहीं एक नरजातीय समूह में प्रजाति विविधता पाई जाती है। ठीक है, एक नरजातीय समूह में प्रजातीय विभिन्नता पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो एक नरजातीय समूह है ना, उसमें प्रजातीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, प्रजातीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं नरजातीय समूह में। एक प्रजाति के लोग अलग अलग नरजातीय समूह से संबंधित हो सकते हैं। भाई एक ही प्रजाति है, उसके लोग अलग अलग नरजातीय समूह से संबंधित हो सकते हैं। पहली बात कि एक कोई भी प्रजाति है XYZ और उसके जो लोग हैं ना, वो अलग अलग नरजातीय समूह से संबंधित हो सकते हैं। वहीं एक नरजातीय समूह में प्रजातीय विभिन्नता भी पाई जा सकती है, ठीक है। धर्म, भाषा, संस्कृति, इनके आधार पर एक नरजातीय समूह में बिल्कुल समानता पाई जाती है, लेकिन प्रजाति के आधार पर एक नरजातीय समूह में विभिन्नता पाई जाती है। जाति, जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जात शब्द से हुई है। अभी भी आप लोग जाति शब्द का यूज करते होंगे, भाई तेरी जात क्या है, तेरा गोत्र क्या है, ठीक है। तो जो जाति शब्द है ना, जाति शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के जात शब्द से हुई है। किससे हुई है, जात शब्द से हुई है। जाति शब्द को पुर्तगाली शब्द कास्टा से संबंधित मानते हैं। जो जाति शब्द है वो एक पुर्तगाली शब्द कास्टा से संबंधित माना जाता है। एक पुर्तगाली शब्द था कास्टा, जो जाति शब्द से संबंधित माना जाता है। कास्टा शब्द लैटिन भाषा के कॉस्टस से बना है। किससे बना है, कॉस्टस से बना है। देखो जाति शब्द है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से संबंधित माना जाता है, और जो कास्टा शब्द है ना वो लैटिन भाषा के कॉस्टस से बना है। किससे बना है, कॉस्टस से। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इनको आप इग्नोर मत कर देना। जाति की विशेषताएं कि एक जाति में हमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ये हमें अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल डिटेल से। एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। पहली बात, भारत में यह मान्यता बनी हुई है और आप लोग इस मान्यता को बहुत अच्छे से जानते होंगे, रूबरू भी होंगे, कि एक जाति के लोग है ना अपनी जाति में विवाह करते हैं। आप अपनी जाति में विवाह करोगे, मैं अपनी ही जाति में विवाह करूँगा। आजकल लव मैरिज होने लग गई, जो इंटरकास्ट मैरिज के रूप में जानी जाती हैं,
ठीक है। और लव मैरिज के अलावा यदि हम अरेंज मैरिज की बात करें तो 99.9999 परसेंट केसों में जो अरेंज मैरिज है वो कास्ट में ही होती है, ठीक है। इंटर कास्ट जाते ही यदि अदर कास्ट में शादी हो रही है ना तो वो 100% रिप्रेजेंट करी है लव मैरिज को। तो जाति की पहली विशेषता तो यही है कि एक जाति के लोग अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं। जाति के सदस्यों पर खान पान संबंधित प्रतिबंध होता है, अर्थात अपनी जाति से पृथक अन्य किसी जाति के सदस्यों के साथ खाना पान करने से रोका जाता है। यह प्रतिबंध सभी जातियों में समान रूप से नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बात लिखी कि जाति के सदस्यों पर खान पान संबंधी प्रतिबंध होता है, अर्थात अपनी जाति से पृथक अन्य किसी जाति के सदस्यों के साथ खान पान करने से रोका जाता है। यह प्रतिबंध सभी जातियों में समान रूप से नहीं होता, ठीक है। अब देखो, आप एक बार जो मॉडर्न टाइम है ना, इससे थोड़ा सा साइड में हटो और अपने जो दादा हैं, अपने जो पापा हैं, अपनी जो मम्मी हैं, उस टाइम पीरियड पर जाओ, उनकी सोच के अकॉर्डिंग देखो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा मत मानना, और यहाँ पर लाइन लिखी भी हुई है, ठीक है। प्लीज़, मैं आपको ये एक गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं, यदि आप लोगों को बुरा लगे प्लीज़, तो उसके लिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे जनरल कास्ट होती है जिसमें बागड़ा ब्राह्मण या जो भी ब्राह्मण होते हैं, वो लोग ST SC के लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते और उनके साथ खाना नहीं खाते, ठीक है। उनके घर पर भी खाना नहीं खाते, उनके साथ भी खाना नहीं खाते। लेकिन ये रूल है जनरल कास्ट के लिए कि जनरल कास्ट के लोग हैं जो ST SC के लोगों के साथ मिलकर खाना नहीं खाते। लेकिन जो ST SC के लोग हैं वो जनरल कास्ट के लोगों के साथ मिलकर खाना खा सकते हैं, उनको कोई ऐतराज़ नहीं होता, ठीक है। मैंने एक ही छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। अब प्लीज़ इसको आप अपनी गलत इंटेंशन मत लेना इस एग्जाम्पल का कि सर जातिगत भेदभाव करें, भाई ऐसा कुछ नहीं है। दिल साफ है मेरा, ऑलवेज ऑल कास्ट का मैं वेलकम करता हूँ, ठीक है। अधिकांश जातियों के अपने परंपरागत व्यवसाय होते हैं। देखो, आज की बात छोड़ो, थोड़ा सा पहले चलो, पीछे की ओर चलो। हर कास्ट का अपना एक व्यवसाय होता था। यदि हम बहुत पहले की बात करें तो ये जो कास्ट में बना है वो उनके व्यवसाय के आधार पर ही बनी है। जैसे नाई, बार्बर, बाल कटवाने के लिए जाते हैं ऑलमोस्ट। अब तो खैर अदर कास्ट के लोग भी सैलून डिजाइनिंग या फिर हेयर डिजाइनिंग सीखकर इसका कोर्स करके और बाल काटना चालू करती है। लेकिन आज भी आप 99% केस देखोगे तो बार्बर होते हैं जो बार्बर होते हैं वो बाल काटने का ही काम करते हैं। नाई जो जाति है वो बाल काटने का ही काम करती है। रैगर हैं जो जूतियों का ही काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, ठीक है। प्रजापति हैं, कुम्हार जो मटकी बनाने का काम करते हैं। ये जाति वाइज काम है, ठीक है। जातियों में ऊंचे नीचे का भी एक संस्तर पाया जाता है। ब्राह्मण जाति को सबसे ऊपर लेवल की जाति मानी गई थी और जो बाकी उससे नीचे की लेवल जाती है, फिर उससे नीचे की लेवल, आप ये सारी चीज़ें समझते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति की जाति का आधार जन्म होता है जो कि इसकी स्थिति को निश्चित कर देता है कि बशर्ते कि उसे जातिगत नियमों को भंग करने के कारण जाति से अलग न कर दिया जाए, ठीक है। जब हम जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन हमारी जाति फिक्स हो जाती है कि हम किस जाति में जन्म ले रहे हैं। और यदि हम जाति के नियमों से बाहर चलते हैं, हम जाति के नियमों से अलग चलते हैं, जाति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, तो एक डर अंदर डाल दिया जाता है, एक डर बैठा दिया जाता है कि आपको जाति से बाहर कर दिया जाएगा। ये बात भी आप अच्छे से समझते होंगे। संपूर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है, ठीक है। ये जो सारी व्यवस्था है कास्टों की, ये ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर डिपेंड करती है। डॉक्टर घुरिये के अनुसार जाति की विशेषताएं। एक डॉक्टर घुरिये थे, घुरिये ने जाति की कुछ विशेषताएं बताई और उन विशेषताओं को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। समाज का खंडात्मक विभाजन, समाज को अलग अलग खंडों में विभाजन किया गया और जब समाज को अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया उसी के आधार पर क्या आई, जातियाँ आई, अलग अलग जातियाँ आई। भाई यदि समाज एक बना रहता,
समाज में खंडात्मक का विशेषता नहीं होती। समाज के अंदर जो ये अलग अलग खंडों में विभाजित करने का चलन नहीं आता, तो आज सर्व समाज एक होता। ठीक है, तो जाति के अंदर खंडात्मक विभाजन आया, जिसकी वजह से अलग अलग जातियां बन गई। संस्तरण, आज हर एक जाति का क्या होता है, एक स्तर होता है। एक लोअर कास्ट है, अपर लोअर कास्ट है, हाई कास्ट है, अपर हाई कास्ट है। जानते हैं आप ये सारी चीजें। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, देखो ये भी कास्ट पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कास्ट में खाते हैं बहुत सारे लोग आजकल मांस, मदिरा, दारू वगैरह सब पीने लग गए। जनरल के भी ब्राह्मण भी पीने लग गए। लेकिन मैं मेरी फैमिली को लेकर बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी फैमिली का क्या इंटेंशन है इस टॉपिक को लेकर। मेरी फैमिली का मानना है कि यदि दारू पीने का काम, मांस मदिरा खाने का काम हमारी कास्ट नहीं करती। ब्राह्मण लोग कभी दारू नहीं पीते, कभी दारू टच नहीं करते, यहाँ तक कि अंडा भी नहीं खाते। और बहुत सारे ब्राह्मण तो ऐसे हैं वो लहसुन और प्याज भी नहीं खाते। ठीक है, तो ये क्या है, भोजन और सामाजिक सहवास का प्रतिबंध हो गया भाई। हमारे ऊपर बैन लग गया। हमारे जो घर वाले थे उन्होंने हमारे ऊपर बैन लगा दिया कि आप मांस नहीं खा सकते, आप अंडा नहीं खा सकते, आप ऑमलेट नहीं खा सकते, आप दारू नहीं पी सकते। ठीक है, तो ये क्या था, हमारे ऊपर एक जातिगत प्रतिबंध है। यदि हम SC ST में जन्म लेते, बहुत सारे SC ST के भी कैंडिडेट हैं जो मांस वगैरह ये ऐसी चीजें नहीं खाते हैं। पैसों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। ठीक है, पैसों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव का मतलब है, पैसों का मतलब होता है आप क्या काम कर रहे हो। अप्रतिबंध का मतलब होता है अनकंट्रोल। चुनाव का मतलब होता है अभाव। चुनाव का अभाव है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध है। भाषा के उद्भव, भाषा क्या है, भाषा के उद्भव तथा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। कि सबसे पहला तो होता है भाषा क्या है, मैंने बता दिया आपको। अब भाषा का जो उद्भव हो रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं। तो ये जो भाषा का उद्भव है वो कैसे हुआ, कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो भाषा के उद्भव को प्रभावित करते हैं। जैसे भौगोलिक कारक हैं, ठीक है, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं। सामाजिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं और भौगोलिक कारक हैं। ये सारे के सारे वो कारक हैं जो भाषा के उद्भव और विकास को प्रभावित करते हैं। भाषा का महत्व, पारस्परिक संपर्क। भाषा का पहला महत्व पारस्परिक संपर्क है, संस्कृति एवं विचारों का आदान प्रदान है, राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता है, संस्कृति एवं विचारों का आदान प्रदान है, पारस्परिक संपर्क है। ये सारा सब कुछ भाषा की बदौलत हो रहा है। यदि भाषा नहीं होती तो हम आपस में बातें नहीं कर पाते। भाषा नहीं होती तो संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते। भाषा नहीं होती तो आज राष्ट्रीय एकता नहीं होती। जब राष्ट्रीय एकता पर खतरा आता है तो भाषा का उपयोग करके, अच्छे भाषण का उपयोग करके हम क्या कर देते हैं, भाषागत एकता को बना देते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय एकता का नियम है उसको हम लागू कर देते हैं एक अच्छा स्पीच देकर। बोली को दो वर्गों में रखा जा सकता है। अब आती है बात बोलियों की कि बोलियां क्या हैं। बोली क्या होती है, देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ भाषा में और बोली में अंतर क्या है। कुछ लोग ऐसे मान रहे कि सर भाषा और बोली तो एक ही है, आप क्या बता रहे हो, ये भाषा और बोली एक ही है। देखो प्यारे लाडलो, भाषा और बोली दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। भाषा अलग चीज़ है, बोली अलग चीज़ है। आप जहाँ के हो वहाँ पर आप जिस भाषा में बोल रहे हो, आपकी भाषा का जो लहजा है वो क्या आपकी बोली है। ठीक है, आप जिस एरिया से हो, आप जिस भाषा में बोल रहे हो, आपका भाषा बोलने का जो तरीका है, आपकी भाषा का जो लहजा है वो क्या आपकी बोली है। अब जैसे मैं अपनी लोकल बोली का यूज करूं, कड़े जा रहे हो चाहे, के खा रहे हो चाहे, काम कर ले, पढ़ ले नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बाद में बाहर तोबा करोगे, रोवेगो। ये क्या है हमारी, ये केच हमारी बोली चाहे, या केच हमारी बोली चाहे। अइया ही थारी खुद की बोली वगी, थारी अलग, सबकी अलग अलग बोली वगी। जो हमारी बोली है वह हिंदी भाषा से बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, कैसे हमारी जो बोली है ना वह हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तो उनमें ज़्यादा दिक्कत होना रही थारे, मेरा सारा शब्द थारा समझ में आ जाएगा। लेकिन
बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ की जो बोली थी ना वो बिल्कुल ही अलग थे। यदि वे खुद की लोकल बोली में बोली ना तो क्या बाप से भी कौन समझ पावा कि ये बोल के जाची। ठीक है, तो ये क्या थी, मेरी बोली थी। और अब मैं जो ये बोल रहा हूँ ये मेरी भाषा है। भाषा में लहजा शब्द काउंट नहीं होता। ठीक है, भाषा में लहजा शब्द काउंट नहीं होता, भाषा में बोलने का तरीका काउंट नहीं होता, जबकि बोली में बोलने का तरीका और लहजा दोनों शामिल होते हैं। भौगोलिक बोली किसी क्षेत्र या स्थान के लोगों द्वारा बोली जाने वाली विशिष्ट बोली को हम भौगोलिक बोली कहते हैं। भौगोलिक बोली क्या होती है, फिक्स एक एरिया वाइज, जैसे हमारे एरिया की ये बोली है, जस्ट हमारे पास में एक दूसरा गांव है, वहाँ की बोली कुछ अलग है, उसके पास में एक तीसरा गांव है, वहाँ की बोली कुछ अलग तरीके की है। ठीक है, तो ये क्या है, बोली, भौगोलिक बोलियाँ हैं। भौगोलिक बोली में क्या अंतर होता है, भौगोलिक जो बोली होती है ना वो एक क्षेत्र विशेष के आधार पर होती है। जैसे 5 गाँव की अलग बोली है, अगले 5 गाँव की अलग बोली है, 10 गाँव की अलग बोली है। तो ये जो बोली का निर्धारण हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है, स्थान विशेष के आधार पर हो रहा है। किसके आधार पर, स्थान विशेष के आधार पर। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, भौगोलिक बोली कह सकते हैं। एग्जाम्पल अवधी है, भोजपुरी है। ठीक है, जैसे भोजपुरी बोली है एक भौगोलिक बोली है, अवधी क्या है, एक भौगोलिक बोली है। सामाजिक बोली किसी सामाजिक वर्ग जैसे जाति, धर्म, व्यापारिक या शैक्षिक आदि द्वारा बोले जाने वाले बोली सामाजिक बोली कहलाती है। कोई भी सामाजिक वर्ग है, जैसे जाति है, धार्मिक आधार पर या व्यापारिक आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर जो बोली में परिवर्तन हो रहा है, व्यवसाय के आधार पर जो बोली में परिवर्तन हो रहा है, जातीय आधार पर जो बोली में परिवर्तन हो रहा है, या शिक्षा के आधार पर जो बोली में परिवर्तन हो रहा है, ये सारा का सारा क्या है, सामाजिक बोली में काउंट होता है। किस में काउंट होता है, सामाजिक बोली में काउंट होता है। ठीक है, जैसे अलग जाति के लोग अलग बोली बोल रहे हैं, अलग व्यवसाय वाले, जैसे आप बात करोगे बनिया लोगों की, जो बहुत पहले से दुकान खोल रखे हैं बनिया लोग, उनकी बोली कुछ अलग ही होती है। ठीक है, ऐसे ही कोई कपड़े का कारखाना कर रहे हैं, उनकी मोस्टली की बोली कुछ अलग होती है। तो यदि हम बोली को स्थान विशेष के आधार पर अलग करते हैं तो वो होती है भौगोलिक बोली। और यदि हम किसी व्यवसाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या शिक्षा के आधार पर अलग करते हैं, या फिर किसी अन्य सामाजिक वर्ग के आधार पर हम बोली को अलग करते हैं तो वो होती है सामाजिक बोली। भारत में विभिन्न प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण सामान्यतः भाषा की प्रमुखता के आधार पर किया जाता है। भाई लोगों, क्या भारत में जो सीमांतों का, जो प्रांतों का जो सीमाएं हैं, भारत में बोलियों के आधार पर, भारत में भाषा के आधार पर, बोलियों के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर बहुत सारे एरियाओं का निर्धारण किया जाता है, प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। भारत में भाषाओं के आधार पर प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जा रही है, जहाँ जहाँ पंजाबी बोल दिया वहाँ पर पंजाबी हो गया। हरियाणा में हिंदी बोली जा रही है, पश्चिमी बंगाल में बंगाली बोली जा रही है, ओडिशा में उड़िया बोली जा रही है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जा रही है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जा रही है, गुजरात में गुजराती बोली जा रही है, तमिलनाडु में तमिल बोली जा रही है। तो ये क्या हुआ, बोली के आधार पर क्या कर रहे हैं हम, प्रांतों का सीमांकन कर रहे हैं। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। जैसे बंगाली है, उड़िया है, पंजाबी है, हिंदी है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, ये क्या है, सारी सारी भाषाएं हैं। और इन भाषाओं के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, प्रांतों का, राज्यों का सीमांकन कर रहे हैं। विश्व के प्रमुख भाषा परिवार। अब विश्व के जो प्रमुख भाषा परिवार हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब विश्व के प्रमुख भाषा परिवारों के बारे में पढ़ते हैं हम। रोमन भाषाओं की पूर्वज भाषा लैटिन है। ठीक है, जो रोमन भाषाएं हैं इनकी जो पूर्वज भाषा है वो लैटिन भाषा है, जिससे कई प्रमुख भाषाएं जैसे पुर्तगाली है, स्पेनी है, रोमानियन है, इटालियन है और फ्रेंच आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जो रोमन भाषा है ना इसकी पूर्वज भाषा है लैटिन भाषा। ठीक है, लैटिन भाषा को रोमन भाषा की पूर्वज मानी जाती है। और रोमन भाषा से बहुत सारी भाषाएं बनी हैं, जैसे पुर्तगाली है, स्पेनिश है, स्पेनी है, फ्रेंच है, इटालियन है, रोमानियन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, थोड़ा आगे चलकर
इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत सारे भाषा परिवारों के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इंडो यूरोपियन भाषा परिवार को, कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार क्या है, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी बातों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। समस्त इंडो यूरोपीय भाषाओं की उत्पत्ति एक समान वंश से हुई मानी जाती है। जो समस्त इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है ना, जितने भी इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं, उन सभी की उत्पत्ति एक समान वंश से मानी गई है। मतलब इंडो यूरोपियन भाषाओं की उत्पत्ति केवल एक ही वंश से मानी गई है। इसका प्रथम प्रयोग संभवतः कुरगन नामक आदि मानव करते थे। ठीक है, जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है ना, इसका सबसे पहले प्रयोग कौन करते थे? कुरगन मानव करते थे। कौन करते थे? कुरगन मानव, जिनका निवास कैस्पियन सागर के उत्तर में वोल्गा नदी के समीपवर्ती प्रदेश में था, जहाँ की जलवायु स्टेपी प्रकार की थी। ठीक है, जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है, इसका जो क्या माना जाता है, इसका जो वंशज है, ठीक है, जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का जो वंश है जो एक ही माना जाता है और एक समान वंश से इनकी उत्पत्ति हुई है। और इंडो यूरोपियन भाषा का प्रयोग सबसे पहले संभवतः कुरगन नामक मानव द्वारा किया गया था। और जो कुरगन मानव थे वो कहाँ पर निवास करते थे? वो कैस्पियन सागर के उत्तर में वोल्गा नदी के समीपवर्ती प्रदेश में निवास करते थे, जहाँ की जलवायु स्टेपी प्रकार की थी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के उपभाषा परिवार। जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है, इसके बहुत सारे उपभाषा परिवार थे, जिनके बारे में मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे इंडो ईरानी है, लैटिन रोमानिक है, सेल्टिक है, जर्मेनिक है, बाल्टिक स्वालिक है और हेलेनिक है। हेलेनिक है, बाल्टिक स्वालिक है, जर्मेनिक है, सेल्टिक है, लैटिन या रोमानिक है और इंडो ईरानी है। ये सारे के सारे जो भाषा हैं, ये जो भाषा समूह हैं, ये किसके भाग हैं मेरे प्यारे साथियों? किसके भाग हैं ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है। इंडो ईरानी, लैटिनिक या रोमानी, सेल्टिक, जर्मेनिक, बाल्टिक स्वालिक और हेलेनिक, ये सारे के सारे हैं जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित हैं। इंडो ईरानी भाषा परिवार, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडो ईरानी भाषा परिवार। देखो, इंडो ईरानी जो भाषा परिवार है, इसकी दो प्रमुख भाषाएं थी। इंडो ईरानी भाषा परिवार की दो प्रमुख भाषाएं थीं। इसको एक पूर्वी शाखा बोलते हैं, एक पश्चिमी शाखा बोलते हैं। जो पूर्वी शाखा थी उसमें इंडिक आता है और जो पश्चिमी शाखा थी इसमें ईरानी या दरानी आता है। ठीक है, ईरानी बोल दो चाहे दरानी बोल दो। तो जो इंडो ईरानी भाषा परिवार थे, इसकी दो प्रमुख भाषाएं थी, एक पूर्वी भाषा। तो जो पूर्वी शाखा थी, पूर्वी शाखा संबंधित थी किससे? इंडिक भाषा से संबंधित थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाती थी, जैसे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जैसे भारतीय उपमहाद्वीपों में इंडिक भाषा बोली जाती थी, जो कि इंडो ईरानी भाषा की एक पूर्वी शाखा थी। ठीक है, इंडो ईरानी भाषा की जो पश्चिमी शाखा है उसमें ईरानी या दरानी भाषा आती है, जो कि स्पेशली पश्चिमी एशिया में प्रचलित है, पश्चिमी एशिया में बोली जाती है। इंडिक भाषा परिवार भारतीय उपमहाद्वीप जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को इंडिक कहते हैं। इंडिक इंडिया ऐसे याद कर सकते हो आप, इंडिक इंडिया मतलब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये क्या है? एक भारतीय उपमहाद्वीप है, ये भारत का ही एक भाग है। भाई, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, बांग्लादेश भारत से अलग हुआ, अलग नहीं होते तो ये भारत में थे। ठीक है, तो इंडिक इंडिया, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिक भाषा बोली जाती है। इन भाषाओं को हिंदुस्तानी के नाम से भी जाना जाता है। जो इंडिक भाषा परिवार है, इसको हिंदुस्तानी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। लैटिन भाषा परिवार को रोमानिक या रोमन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो लैटिन भाषा है ना, लैटिन भाषा परिवार को रोमानिक या रोमन्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन, प्रोवेंकल,
और कैटलन इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं थी। जो इंडिक भाषा परिवार है उसमें आ जाती हैं कौन कौन सी, सॉरी, लैटिन भाषा परिवार को रोमानिक या रोमन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो लैटिन भाषा परिवार है ना, कौन सा, जो लैटिन भाषा परिवार है उसको रोमानिक या रोमन्स के नाम से भी जाना जाता है। और रोमानिक या रोमन्स भाषा परिवार में शामिल हैं स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन, प्रोवेंकल और कैटलन। कैटलन है, प्रोवेंकल है, रोमानियन है, इटालियन है, फ्रेंच है, पुर्तगाली और स्पेनिश। ये सारी सारी रोमानिक या रोमन्स भाषा परिवार में शामिल होते हैं। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। मैक्सिको से लेकर मध्य अमेरिका और संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका में लैटिन भाषाओं को का ही एकाधिकार होता है। ठीक है, यदि हम बात करें कहाँ से, मैक्सिको से लेकर हम यदि मध्य अमेरिका तक जाते हैं, यदि हम मैक्सिको से लेकर मध्य अमेरिका तक जाते हैं तथा संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका में लैटिन भाषाओं का ही एकाधिकार है। ठीक है, मैक्सिको से लेकर आप मध्य अमेरिका तक चले जाओ और दक्षिणी कंप्लीट दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लैटिन भाषाओं का ही एकाधिकार है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लैटिन भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इस संपूर्ण भूभाग को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, मैक्सिको से लेकर मध्य अमेरिका तक का भाग और दक्षिणी अमेरिका का पूरा भाग, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, लैटिन भाषा बोली जाती है। और इसी वजह से इस प्रदेश को लैटिन अमेरिका बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लैटिन भाषा बोली जाती है। लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में स्पेनी अथवा पुर्तगाली भाषाओं का प्रचलन है। और जो लैटिन अमेरिका के जो अधिकांश देश हैं, लैटिन अमेरिका में कौन कौन सा एरिया जाता है, मैक्सिको से मध्य अमेरिका तक का तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये लैटिन अमेरिका का भाग है। और यहाँ पर स्पेनी या पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रांस की आधिकारिक भाषा है। जो फ्रेंच है वो फ्रांस की एक आधिकारिक भाषा है। कनाडा, स्विट्जरलैंड और कई अफ्रीकी देशों में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूँ। फ्रेंच भाषा फ्रांस की एक आधिकारिक भाषा है। फ्रेंच भाषा कनाडा, स्विट्जरलैंड तथा कई अफ्रीकी देशों में बोली जाती है। इटालियन भाषा के प्रमुख क्षेत्र इटली, स्विट्जरलैंड और सिसिली है, इटली है और स्विट्जरलैंड है। ये इटालियन भाषा के प्रमुख क्षेत्र हैं। इटालियन भाषा में निम्न भाषाओं को शामिल किया जाता है। जो इटालियन भाषा है उसमें बहुत सारी भाषाओं को शामिल किया जाता है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, संस्कृत है, कश्मीरी है, पंजाब है, राजस्थानी है, मराठी है, असमी है और सिंधी है। ठीक है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, राजस्थानी, मराठी, असमी और सिंधी, ये सारी भाषाएं इटालियन भाषा में शामिल हैं। इंडो यूरोपीय भाषाएं सामान्यतः उत्तरी भारत में बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी प्रमुख है। जो इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं ना, ये सामान्यतः उत्तरी भारत में बोली जाती हैं। इंडो यूरोपियन भाषाएं सामान्यतः कहाँ पर बोली जाती हैं, उत्तरी भारत में बोली जाती हैं। और उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी भाषा। कौन सी, हिंदी भाषा। पाकिस्तान की प्रमुख भाषा उर्दू है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उर्दू भाषा बोली जाती है। भारत में जम्मू कश्मीर में भी उर्दू बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पाकिस्तान की प्रमुख भाषा उर्दू है। भारत का जो जम्मू कश्मीर है उसमें भी उर्दू भाषा बोली जाती है। बांग्लादेश व भारत के पश्चिमी बंगाल में बंगाली भाषा अधिक प्रचलित है। भारत का जो पश्चिमी बंगाल है या फिर बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश की बात कर लो या भारत के पश्चिमी भाग जिसमें पश्चिमी बंगाल है, इसकी बात कर लो, तो पश्चिमी बंगाल में और बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है। बांग्ली बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है। जो बंगाली है वो बांग्लादेश की एक आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका में बोली जाने वाली सिंहली भाषा भी इंडिक भाषा परिवार का ही एक सदस्य है। ठीक है, श्रीलंका की भाषा कौन सी है, श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है। कौन सी, सिंहली। श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है। और जो ये सिंहली भाषा है ना, ये इंडिक भाषा परिवार का ही एक सदस्य है। उसके बाद आता है ईरानी भाषा परिवार। पश्चिमी एशिया के देशों में बोली जाने वाली इंडो यूरोपियन भाषा के समूह को ईरानी भाषा कहते हैं।
पश्चिमी एशिया के देशों में बोली जाने वाली इंडो यूरोपियन भाषा के समूह को ईरानी भाषा कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पश्चिमी एशिया के देशों में बोली जाने वाली इंडो यूरोपियन भाषाओं के समूह को ईरानी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरानी भाषा। ईरानी भाषा परिवार की अन्य भाषाएं जैसे फारसी है, कुर्दिश है, बलूची है और ताजिक है। ताजिक है, बलूची है, कुर्दिश है और फारसी है। ये किसकी अन्य भाषाएं हैं? ईरानी भाषा परिवार से संबंधित है। तो फारसी, कुर्दिश, बलूची और ताजिक ये सारी ईरानी भाषा परिवार से संबंधित हैं। चीन तिब्बती भाषा परिवार। अब हम बात करते हैं चीन तिब्बती भाषा परिवार के बारे में। चीन तिब्बती भाषा परिवार है जो चाइना, तिब्बत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में बोली जाती है। दक्षिण पूर्वी पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में, चाइना में और तिब्बत में। चाइना में, तिब्बत में और दक्षिण पूर्वी एशिया में चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। भाषा परिवार में सम्मिलित अन्य भाषाएं जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है उसमें मंदारिन या मंदाकिन भी बोल देते हैं इसको। मंदारिन भी लिखाता है, कहीं कहीं मंदाकिन भी लिखाता है। कैंटोनीज है, हक्का है, मीन है और बू है। ठीक है, मंदाकिन है, मंदारिन है, कैंटोनीज है, हक्का है, मीन है और बू है। ये 5 भाषाएं हैं जो कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार की उपसमुच्चय है। ठीक है, तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार के उपसमुच्चय में आ जाते हैं मंदारिन या मंदाकिन, कैंटोनीज, हक्का, मीन और बू। ठीक है, जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है वो चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रचलित है। मंदारिन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा भी है। देखो, एक चाइना की भाषा है मंदाकिन। मंदाकिन है जिसको हम चीनी भाषा भी बोलते हैं। मंदाकिन भाषा को चीनी भाषा भी बोलते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जो मंदाकिन भाषा है चाइना में बोली जाती है, जिसको चीनी भाषा भी कहते हैं, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और जो मंदारिन भाषा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा है। उसके बाद हम बात करते हैं तिब्बती भाषा परिवार। तिब्बती एवं समीपवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। जो तिब्बती भाषा परिवार है वो तिब्बत और इसके समीपवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। बर्मी म्यांमार की भाषा है। थाईलैंड की भाषा है। यहाँ पर आपको याद करने में दिक्कत आएगी नहीं। इंडिक भाषा परिवार इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। बर्मी जो भाषा है म्यांमार की है। म्यांमार को पहले बर्मा बोलते थे। ठीक है, और थाई भाषा है जो थाईलैंड की है। अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया में बोली जाने वाली भाषा है। जो अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार है ना, वो उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया में बोली जाने वाली भाषा है। दक्षिण पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार है। जो अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार है वो उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया में बोली जाती है। सेमेटिक भाषा परिवार जो कि पश्चिमी एशिया में है। सेमेटिक भाषा परिवार पश्चिमी एशिया से संबंधित है। हिब्रू पश्चिमी एशिया मुख्यतः इजराइल की मूल भाषा है। जो हिब्रू है वो इजराइल की एक मूल भाषा है। इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान अरबी भाषा में ही लिखी हुई है। जो इस्लाम धर्म की पुस्तक है कुरान वो अरबी भाषा में लिखी हुई है। मिस्री भाषा परिवार मिस्र में बोली जाती है। कुशिटिक भाषा परिवार पूर्वी अफ्रीका में बोला जाता है। जो कुशिटिक भाषा परिवार है वो पूर्वी अफ्रीका में बोला जाता है। यूराल अल्टाई भाषा परिवार यूराल पर्वत के उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अल्टाई क्षेत्र तक अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें यूराल अल्टाई भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यूराल पर्वत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है या यूराल पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है ना, उसको यूराल अल्टाई भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, यूरोप में या जो यूराल पर्वत है उसके निकटवर्ती क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है ना, उसको यूराल अल्टाई भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, तो जो यूराल अल्टाई भाषा परिवार है जो यूराल पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। तुर्किक भाषा परिवार मध्य एशिया और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्र में कुर्दिश भाषा बोली जाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मध्य एशिया और कैस्पियन सागर का जो आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, मध्य एशिया
और कैस्पियन सागर के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर तुर्किक भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? तुर्किक भाषा। तुर्किक भाषा में अल्टाई है, किर्गिज है, कजाक है, उज्बेक है, तुर्की है, तुर्कमेनियन है। ये सारी की सारी भाषाएं शामिल हैं। किर्गिज है, कजाक है, उज्बेक है। ये कैस्पियन सागर या मध्य एशिया की प्रमुख प्रजातियां हैं। आपको ध्यान रखना है ये किर्गिज, कजाक और उज्बेक ये क्या है? मध्य एशिया की प्रमुख प्रजातियां भी हैं और ये मध्य एशिया में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं भी हैं। कजाक भाषा कजाक जनजाति द्वारा बोली जाती है, उज्बेक द्वारा बोली जाती है, तुर्की द्वारा बोली जाती है। देखो, टॉफी खाने से क्या है, गला साफ हो जाता है, गले में दर्द होने लग जाता है। लंबी क्लासेस चलती हैं। आज जैसे लगभग 1.25 घंटे की फर्स्ट पेपर की क्लास हुई और लगभग 1 घंटा मैंने वैसे पढ़ाया। लगभग 1 घंटे की क्लास ये हो जाएगी। मंगोलिक भाषा परिवार, मंगोल, डोबर, बुर्यात मंगोलिया के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जो मंगोलिक भाषा है वो मंगोलिया के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मंगोलिक भाषा में मंगोल, डोगर और बुयार्त, डोगर और मंगोल ये सारी की सारी मंगोलिक भाषा परिवार से संबंधित हैं, जो कि मंगोलिया के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती हैं। तुंगुजिक भाषा परिवार मंचूरिया से संबंधित है। जो तुंगुजिक भाषा परिवार है वो मंचूरिया से संबंधित है। द्रविड़, मलय, पोलिनेशियन भाषा परिवार, दक्षिण भारत की आदिकाल से प्रचलित भाषाएं द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं। दक्षिण भारत में जो आदिकाल से, प्राचीन समय से जो भाषाएं प्रचलित हैं उन भाषाओं को द्रविड़ भाषा कहते हैं। ठीक है, कि दक्षिण भारत में आदिकाल से जो भाषाएं प्रचलित हैं उन भाषाओं को हम द्रविड़ भाषा कहते हैं। और द्रविड़ भाषा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बोली जाती हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के जो प्रांत हैं उनमें द्रविड़ भाषा बोली जाती है। द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार जो कि दक्षिण भारत में आदिकाल से प्रचलित है। द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा में सम्मिलित 5 प्रमुख भाषाएं हैं, जैसे द्रविड़ है, मलय है, मलेनेशियन है, माइक्रोनेशियन है और पोलिनेशियन है। ठीक है, जो द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा है उसमें टोटल 5 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें एक द्रविड़ भाषा है, दूसरी मलय भाषा है, तीसरी मलेनेशियन भाषा है, मलेशियन भाषा है, चौथी माइक्रोनेशियन भाषा है और 5वीं पोलिनेशियन भाषा है। ठीक है, तो द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा में टोटल 5 भाषाएं सम्मिलित। पहली द्रविड़, दूसरी मलय, तीसरी मलेनेशियन, चौथी माइक्रोनेशियन और 5वीं पोलिनेशियन। बाल्टो स्लेविक भाषा भी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का ही एक प्रमुख शाखा है। जो बाल्टो स्लेविक भाषा है वो भी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का ही एक प्रमुख शाखा है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख भाषाओं का विश्व वितरण। चीनी भाषा, जिसको मंदारिन या मंदाकिन भाषा भी बोलते हैं। चीनी भाषा या मंदाकिन भाषा है वो चाइना की सबसे प्रमुख भाषा है। यह विश्व के सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है चीनी भाषा, जिसको हम मंदारिन भाषा बोलते हैं। बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा है ये, और वैसे सबसे बड़ी भाषा है ये। अंग्रेजी भाषा, बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से मंदारिन या चीनी भाषा के बाद में दूसरा स्थान अंग्रेजी भाषा का आता है, और यह विश्व में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। मंदारिन भाषा है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, जबकि जो अंग्रेजी भाषा है वो मंदारिन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। साथ ही साथ जो अंग्रेजी भाषा है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, पहली बात, मंदारिन भाषा दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोली जाती है, और बोलने की पोजीशन में, नंबर ऑफ कैंडिडेट की पोजीशन में दूसरा स्थान है इसका। हिंदी भाषा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है।
कभी कभी हिंदी भाषा को दूसरी पोजीशन पर भी दिखा देते हैं, कभी कभी तीसरी पर भी दिखा देते हैं, लेकिन ये तीसरी पर रहेगी। ठीक है, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर इंग्लिश भाषा बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर, या तो वहाँ पर तमिल तेलुगु कन्नड़ ऐसी भाषाएं बोली जाती है, या फिर वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। इंडिक भाषा परिवार का एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है ये। सर्वाधिक हिंदी भाषा उत्तरी भारत, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में बोली जाती है। जो हिंदी भाषा है ना, वो तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। इंडिक भाषा परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, और हिंदी भाषा है जो सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में, स्पेशली हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। विश्व की प्रसिद्ध भाषा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या घटते क्रम में या उल्टे क्रम में। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, जिसको हम चीनी भी बोलते हैं। दूसरे में इंग्लिश आ जाता है, तीसरे में हिंदी आ जाता है, चौथे में स्पेनिश आ जाता है और पाँचवें में रूसी आ जाता है। आपको सारी याद नहीं करनी है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे ज़्यादा मंदारिन या चीनी बोली जाती है, फिर इंग्लिश बोली जाती है, फिर हिंदी बोली जाती है, और दो भाषाओं का और नाम याद कर लो, स्पेनिश और रूसी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मंदारिन या चीनी भाषा, फिर इंग्लिश भाषा, फिर हिंदी भाषा, फिर स्पेनिश और फिर रूसी भाषा। भारत की प्रमुख भाषाएं। जनगणना 1961 के अनुसार संपूर्ण भारत में टोटल 187 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में टोटल कितनी 187 भाषाएं उपलब्ध हैं या बोली जाती हैं। देश की 23% प्रमुख भाषाएं हैं जो 97% जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं। देश की जो 23 प्रमुख भाषाएं हैं ना, वो 97% पॉपुलेशन द्वारा बोली जाती है। जनगणना 1961 के अनुसार संपूर्ण भारत में टोटल 187 भाषाएं बोली जाती हैं। देश की प्रमुख 23 भाषाएं हैं जो 97% जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं। 93 ऐसी भाषाएं हैं जो 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। भाषा परिवार। भारतीय भाषाओं को 4 भाषा परिवारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, या भारत की भाषाओं को टोटल 4 भाषा परिवारों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक आता है ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार, दूसरा आता है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा आता है चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार, और चौथा आता है इंडो आर्य भाषा परिवार। ठीक है, तो जो भारत की भाषाएं हैं जितनी भी, इन भारत की समस्त भाषाओं को 4 प्रमुख भाषा परिवारों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार, दूसरा आता है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा आता है चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार, और चौथा आता है इंडो आर्य भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार के बारे में बताऊं, ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रेलैंड प्रजाति के लोग भारत में निग्रोटो प्रजाति के पश्चात आए थे। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रेलैंड प्रजाति के लोग थे, वो भारत में निग्रोटो के बाद में आए थे। ठीक है, ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रेलैंड प्रजाति के लोग भारत में निग्रोटो प्रजाति के पश्चात आए थे। इसके अंतर्गत 2 भाषाएं आती हैं। जो ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार है, जो ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार है, इसके अंतर्गत टोटल 2 भाषा समूह आते हैं। एक होता है मुंडा और दूसरा होता है खमेर। मुंडा भाषा है जो संथाली, मुंडा, हो, खरवार आदि जनजातियों द्वारा पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में बोली जाती है। दूसरी आती है खमेर। खमेर जो भाषा है वो खासी और जैंतीया जनजातियों द्वारा मेघालय, नागालैंड में बोली जाती है। ठीक है, तो मुंडा और खमेर दोनों ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार के सदस्य हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुंडा या खमेर ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार के सदस्य हैं। मुंडा, संताली, मुंडा, हो और खरवार आती हैं, जो कि पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बोली जाती हैं। खमेर है, खमेर के अंदर खासी और जैंतीया प्रजातियाँ आती हैं, और खासी व जैंतीया प्रजातियाँ हैं जो मेघालय और नागालैंड में बोली जाती हैं। ठीक है, अब जो आगे का
सोशल कल्चर ज्योग्राफी है उसको मैंने बुक से पढ़ाया है, ठीक है, और बुक के बेस पर हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बुक से उठाई हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा बुक से कवर कर लेते हैं। जैसे ईरानी भाषा परिवार है, पश्चिमी एशिया के देशों में बोले जाने वाली इंडो यूरोपियन भाषा के समूह को ईरानी भाषा कहते हैं हम, ठीक है। यहाँ से एक एक लाइन पढ़नी है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, बिना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं खुद नहीं पढ़ाता आपको, ठीक है। तो पश्चिमी एशिया के देशों में बोले जाने वाली इंडो यूरोपियन भाषा के समूह को हम ईरानी भाषा कहते हैं। सभी ईरानी भाषाएं अरबी भाषा के अक्षरों में लिखी जाती हैं। ये देखो यहाँ पर आपको हर एक लाइन पढ़ने की है, आप ऐसे मत करना कि यार यहाँ पर ये क्या लाइन लिखी हुई है, क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। यहाँ पर मैं इस बुक के पेजों को मैंने लगाया क्यों है, यहाँ पर मैंने इसी इंटेंशन से लगाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि ये कम इंपॉर्टेंट होती तो मैं इनको यहाँ पर ऐड या अटैच नहीं करता। तो ईरानी भाषा परिवार पश्चिमी एशिया के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली इंडो यूरोपियन भाषाओं के समूह को ईरानी भाषा कहते हैं। कि भाई पश्चिमी एशिया के देश हैं उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है, जो पश्चिमी एशिया के देशों के द्वारा इंडो यूरोपियन भाषा बोली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ईरानी भाषा कहते हैं, ठीक है। सभी ईरानी भाषाएं अरबी अक्षरों के रूप में लिखी जाती हैं। जितनी भी ईरानी भाषाएं हैं सारी सारी ईरानी भाषाएं हैं जो अरबी अक्षरों में लिखी जाती हैं। फारसी है, कुर्दिश है, बलूची है, ताजिक है आदि भाषाएं ईरानी भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। चाहे आप फारसी ले लो, चाहे कुर्दिश ले लो, फारसी ले लो, चाहे कुर्दिश ले लो, चाहे बलूची ले लो, चाहे ताजिक ले लो, ये सारी भाषाएं हैं जो ईरानी भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। फारसी भाषाओं में कुर्दिश भाषा ईरान, टर्की, सीरिया में बोली जाती है। जो कुर्दिश भाषा है वो ईरान में, टर्की में और सीरिया में बोली जाती है। बलूची भाषा बलूचिस्तान और पाकिस्तान में बोली जाती है, ईरान में, और ताजिक भाषा तजाकिस्तान में बोली जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कुर्दिश भाषा ईरान, टर्की और सीरिया में बोली जाती है, बलूची भाषा बलूचिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में बोली जाती है, ताजिक भाषा तजाकिस्तान में बोली जाती है। उसके बाद हम बात करें चीन तिब्बती भाषा परिवार। चीन तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत चीन, तिब्बत एवं दक्षिण पूर्वीय एशिया की देशों में बोली जाने वाली भाषाएं शामिल होती हैं। कि भाई चाइना में, दक्षिण पूर्वी एशिया में और तिब्बत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो सारी चीन तिब्बती भाषा परिवार में शामिल होती हैं, जो एक ही वंश परंपरा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है वो चाइना, तिब्बत और दक्षिण पूर्वी एशिया, चाइना, तिब्बत और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो सारी भाषाएं किसका भाग है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार का भाग है, जो कि केवल एक ही परिवार की भाषाएं हैं। अब जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है इसको 3 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है चीनी भाषा परिवार, दूसरा आता है तिब्बती भाषा परिवार और तीसरा आता है बर्मी भाषा परिवार। पहला चीनी भाषा परिवार है, दूसरा तिब्बती भाषा परिवार है और तीसरा बर्मी भाषा परिवार है। सबसे पहले हम बात करें चीनी भाषा परिवार का, तो ध्यान रखना चीनी, तिब्बती और बर्मी। बर्मी म्यांमार से संबंधित है, चीनी चीन से संबंधित है और तिब्बती तिब्बत से संबंधित है। तो चीनी, तिब्बती और बर्मी ये तीनों के तीनों भाषा परिवार हैं जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार के भाग हैं। चीनी भाषा परिवार के अंतर्गत मंदारिन, कैंटोनीज, हक्का, मीन और भू भाषाएँ सम्मिलित होती हैं। चीन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा है मंदारिन भाषा, जिसे चीन के लगभग 75% लोग बोलते हैं। चाइना की लगभग 75% पॉपुलेशन के द्वारा मंदारिन भाषा बोली जाती है, ठीक है। यह विश्व के सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और
मंदारिन संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा है, जो मैंने आपको अभी बताया था। तिब्बती भाषा परिवार है जो तिब्बत के आसपास के एरिया में बोली जाती है। तिब्बती भाषा परिवार में तिब्बती, शेरपा, सिक्किमी, लेप्चा आदि पहाड़ी भाषाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तिब्बती भाषा परिवार है जो तिब्बत के निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। तिब्बती भाषा परिवार में तिब्बती, शेरपा, सिक्किमी, लेप्चा और आदि पहाड़ी भाषाएं सम्मिलित होती हैं। तिब्बती है, शेरपा है, सिक्किमी है, लेप्चा है। ये जो तिब्बती भाषाएं हैं ना, ये जो पहाड़ी भाषाएं हैं, तिब्बती, शेरपा, सिक्किमी और लेप्चा, ये जो पहाड़ी भाषाएं हैं ये तिब्बती भाषा में शामिल हैं। बर्मी भाषा मुख्य रूप से दो भाषाएं सम्मिलित हैं। जो बर्मी भाषा है इसमें सामान्यतः तो दो भाषाएं सम्मिलित हैं, एक बर्मी भाषा है, दूसरा थाई भाषा है। बर्मी भाषा जो कि म्यांमार, बर्मा में बोली जाती है। ध्यान रहे, म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था, इसलिए जो बर्मी भाषा है वो बर्मा या म्यांमार में बोली जाती है। थाई भाषा है जो थाईलैंड में बोली जाती है। ठीक है, ये वाला हमने कवर कर ही लिया। सेमेटिक भाषा परिवार। सेमेटिक भाषा परिवार मुख्यतः पश्चिमी एशिया में, सेमेटिक भाषा परिवार मुख्यतः पश्चिमी एशिया में बोला जाता है। ठीक है, जो सेमेटिक भाषा परिवार है ना वो मुख्यतः पश्चिमी एशिया में बोला जाता है। सेमेटिक भाषा परिवार को, जिसमें विश्व के दो प्रमुख धर्म शामिल हैं। सेमेटिक भाषा परिवार कहाँ पर बोला जाता है? पश्चिमी एशिया में बोला जाता है। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, सेमेटिक भाषा परिवार पश्चिमी एशिया में बोला जाता है, जिसमें मुख्यतः दो धर्म शामिल हैं, पहला यहूदी धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म। ठीक है, यहाँ पर देखो, हिब्रू जो भाषा है वो पश्चिमी एशिया, मुख्यतः इजराइल की प्रमुख भाषा है। जो इस्लाम धर्म की जो प्रमुख पुस्तक कुरान है वो भी अरबी भाषा में ही लिखी हुई है। मिस्र भाषा परिवार मिस्र में बोली जाती है। कुशिटिक भाषा परिवार ये पूर्वी अफ्रीका में बोली जाती है। अब आपको ज़्यादा इनके उपप्रकार नहीं याद करना है, आपको डायरेक्टली याद करना है कि ये कहाँ पर बोली जाती हैं। तो जो कुशिटिक भाषा परिवार है वो पूर्वी अफ्रीका में बोला जाता है। चाडिक भाषा परिवार है जो नाइजीरिया व चाड में बोला जाता है। चाडिक भाषा परिवार नाइजीरिया व चाड में बोला जाता है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका भाषा परिवार, जो हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। और आज की हमारी जो ये क्लास है उसका यहीं पर बिल्कुल द एंड होता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर चैट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करके भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।